हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो गाइज वेलकम टू माय चैनल स्कॉलरली माइंड्स एंड आई होप कि आपके MHD 5 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो ये मेरी MHD 5 की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 2 वीडियो है। जिस तरीके से मैंने पार्ट 1 में आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, सेम वैसे ही मैं इस वीडियो में भी डिस्कस करूंगी। पार्ट 1 वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा हमारे पास MHD 05 के नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स भी अवेलेबल हैं, जिन्हें आप परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे हमें मैसेज करके। सो नाउ गाइज, जो हमारा अब क्वेश्चन है वो है शब्द शक्ति से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि शब्द शक्ति की परिभाषा देते हुए उसके विभिन्न भेदों के पर हमें संक्षिप्त पूरा परिचय देना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि शब्द शक्ति आखिर होता क्या है। तो जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो वह किसी ना किसी अर्थ को प्रकट करता है। तो शब्द शक्ति वह ताकत या तरीका होता है जिससे शब्द अपना अर्थ समझाने का काम करता है। ठीक है, तो शब्द और उसके अर्थ के बीच का जो संबंध है वो हमारा शब्द शक्ति में आता है। जैसे सूरज उग रहा है, यहाँ सूरज शब्द से उसका सीधा अर्थ समझ में आता है। राम शेर है, यहाँ शेर का मतलब जानवर नहीं बल्कि क्या है, बहादुर व्यक्ति से है। इसके बाद शब्द शक्ति के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। एक होती है अभिधा शक्ति, यानी कि मुख्य अर्थ बताने वाली शक्ति। तो यह शब्द की मूल और सामान्य शक्ति है। इससे शब्द अपने सीधे और सामान्य अर्थ को प्रकट करता है। उदाहरण के लिए यह एक किताब है। किताब का मतलब सामान्य पुस्तक, यानी कि जो अभिधा शक्ति होती है उसमें हम क्या देखते हैं कि उसका सीधा जो मतलब है वो निकल कर आता है। वहीं जो दूसरी होती है वो होती है हमारी लक्षणा शक्ति। ठीक है, यानी कि संकेत करने वाली। जब किसी वजह से शब्द का मुख्य अर्थ ठीक नहीं बैठता तो वह किसी और अर्थ की ओर संकेत करता है। इसे गौण अर्थ भी कहते हैं। लक्षणा के 2 प्रकार हैं। लक्षणा एक होती है रूढ़ि लक्षणा, जब किसी शब्द का विशेष अर्थ उसकी परंपरा से तय होता है, जो पुराने समय से चली आ रही है। गंगा में झोपड़ी है, मतलब गंगा के किनारे झोपड़ी है, ना कि उसके पानी में। प्रयोजनवती लक्षणा, यानी कि जब किसी उद्देश्य से दूसरा, महेश तो गधा है, यहाँ गधा का मतलब मूर्ख व्यक्ति से है। व्यंजना शक्ति में हम गहरे अर्थ देखते हैं। तो जब शब्द अपने सीधे या संकेत वाले अर्थ से हटकर कोई छुपा हुआ भावनात्मक या कलात्मक अर्थ देता है, यह शक्ति विशेष रूप से कविता और साहित्य में देखने को मिलती है। उदाहरण, अब 2 बज गए, इसका मतलब हो सकता है कि अब चलने का समय हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल हम निष्कर्ष में बताएंगे कि शब्द शक्ति यह समझने में मदद करती है कि कोई शब्द कैसे विभिन्न तरीकों से अर्थ को प्रकट करता है। अभिधा में हमें सामान्य और स्पष्ट अर्थ देखने के लिए मिलता है। लक्षणा में हमें मुख्य अर्थ ठीक ना हो, और व्यंजना जब शब्द छिपा हुआ गुण या रस युक्त अर्थ क्या करता है, प्रकट करता है। ठीक है, देन हमारा दूसरा क्वेश्चन है मैथ्यू अर्नोल्ड की काव्य संबंधी मान्यताओं पर आपको प्रकाश डालना है। तो जो मैथ्यू अर्नोल्ड हैं उनके जो भी विचार थे, जो कि एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि हैं, निबंधकार हैं और साहित्यिक आलोचक हैं, तो उनके बारे में आपको सारी डिटेल्स बतानी है। तो उन्होंने कविता को केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति ना मानकर उसे एक बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक साधन के रूप में देखा। उनके विचारों में आदर्शवाद, गंभीरता और हमें गाइस नैतिक उत्तरवाद देखने के लिए मिलता है। वो जो है कहते हैं जो कविता होती है वो जीवन की आलोचना होती है। तो आर्नोल्ड के अनुसार कविता केवल कल्पना या भावना नहीं होती, बल्कि यह जीवन के अनुभवों, विचारों और मूल्यों की आलोचना है। एक सच्ची कविता जीवन के सत्य को उजागर करती है और हमें सोचने की दिशा प्रदान करती है। यह आलोचना विचारों पर आधारित होनी चाहिए, केवल भावना पर नहीं। अर्नोल्ड मानते हैं कि कविता को नैतिक रूप से ऊंचा होना चाहिए। एक महान कविता वही होती है जो व्यक्ति और समाज को नैतिक दिशा दे सके।
तो उनके अनुसार जो कवि है उसका कार्य केवल सौंदर्य रचना नहीं है बल्कि नैतिक जागरूकता फैलाना भी है। उसके बाद हमें इसमें उच्च गंभीरता का होना भी अनिवार्य है। तो अर्नोल्ड का मानना था कि महान कविता वही होती है जिसके अंदर हमें उच्च स्तर की गंभीरता देखने के लिए मिले। कविता को गहराई से जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाना चाहिए। उन्होंने होमर, दांटे और शेक्सपियर को इस गंभीरता के श्रेष्ठ उदाहरण भी बताया है। अर्नोल्ड के अनुसार कविता में वह शक्ति है जो धर्म और विज्ञान को पीछे छोड़ सकती है, क्योंकि यह सीधे मानव मन और आत्मा को स्पर्श करती है। जब हम धर्म और विज्ञान में विफल हो जाते हैं तब कविता ही मानवता को संवेदनशीलता और दिशा प्रदान कर सकती है। कविता की भाषा में शुद्धता, स्पष्टता और गरिमा होनी चाहिए। इससे कविता अपने नैतिक और बौद्धिक उद्देश्यों को अधिक प्रभावशाली बना सकती है। अशुद्ध, अस्पष्ट और हल्की भाषा कविता के उद्देश्य को कमज़ोर कर देती है। एक महान कविता वही है जो मनुष्य को जीवन और प्रकृति के बीच सामंजस्य को सिखाए। यह मनुष्य के अंतर्मन को जागृत करती है और उसके मानसिक और आत्मिक शक्ति जो है उसे प्रदान करती है। एंड हम कंक्लूजन में भी लिखेंगे। उससे पहले एक और पॉइंट रह गया है कि अर्नोल्ड के अनुसार कविता में जीवन के सत्य को उजागर करने की शक्ति होनी चाहिए, केवल कल्पना या सौंदर्य तक वो सीमित ना हो। ठीक है, तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने कविता को एक सांस्कृतिक वाहक, नैतिक मार्गदर्शक और दार्शनिक साधक के रूप में प्रस्तुत किया। उनका दृष्टिकोण आदर्शवादी था, जिससे उन्होंने कविता को केवल मनोरंजन का नहीं बल्कि मानव जीवन के सुधार और उत्थान का माध्यम माना है। उन्होंने साहित्य की सामाजिक और नैतिक भूमिका को उजागर भी किया है। निष्कर्ष में हम बताएंगे कि मैथ्यू अर्नोल्ड की काव्य संबंधी मान्यताएं आज भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उन्होंने कविता को केवल भावनात्मक या कलात्मक नहीं बल्कि नैतिक, बुद्धि, सांस्कृतिक मूल्यों से युक्त माना है। उनके अनुसार एक अच्छी कविता मनुष्य के जीवन को दिशा देती है और उसे सत्य का मार्ग दिखाती है और आत्मा को गहराई से छूती है। ठीक है, तो ये सारा था। तो अगर आपको ना गाइस इसका जो हमारे पास इसका गेस्ट पेपर भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो उसको भी परचेज़ कर सकते हैं। बस आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे मैसेज करना है और पेमेंट करनी है। ठीक है, वो आपको गाइड कर देंगे कि आप कैसे उसको ले सकते हो। उसके अलावा MSD के जो आपके बाकी के भी पेपर्स हैं आप उनका भी परचेज़ कर सकते हो।